हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे। मैं संदीप सहारण है, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली, राजस्थान। भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं व इसके गुणधर्म, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेश या आवेशों का समूह के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यह उन दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, अर्थात उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होंगे, तो एक एकांक आवेश इस क्षेत्र में गतिशील होगा, वो स्वतंत्र रूप से गमन करेगा और जिस पथ पर वो गमन करेगा उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं की कल्पना माइकल फैराडे द्वारा दी गई थी। विद्युत बल रेखाएं कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा होती हैं। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। मान लीजिए ये हमारा एक आवेश Q है प्लस का, इसका क्षेत्र होगा ये, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक है, इसके कारण किसी अन्य एकांक परीक्षण आवेश पर बल का अनुभव किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हमने यहाँ Q0 एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश को रख दिया। इनके बीच दूरी है कोई ना कोई, तो इसका मतलब हुआ कि इस आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। जब इसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो ये जिस भी पथ का अनुसरण करे, मान लीजिए ये सीधा भी जा सकता है और ये टेढ़ा भी जा सकता है, तो इस जो ये हमारा सीधी रेखा कह लो या वक्र रेखा कह लो, पथ बोल देंगे इसको, सीधा पथ या वक्र पथ, इसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हम इस बिंदु की बात करते हैं, ये ए बिंदु पर, तो इस बिंदु की स्पर्श रेखा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। अगर हमारी रेखा जो स्पर्श रेखा है ये हमारी सीधी रेखा, तो इसकी स्पर्श रेखा भी यही होगी सीधी। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर इसी सरल रेखा है तो इसी के अनुदिश हो जाएगी वो भी, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। अगर ये वक्र के रूप में है तो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग क्षेत्र की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। जैसे इस बिंदु पे स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, इस पे ऐसे हो जाएगी, इस पे ऐसे हो जाएगी, इस पे इस प्रकार हो जाएगी, इस पे इस प्रकार। तो ये इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E1। इस बिंदु के लिए ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु के लिए देखोगे तो ये वाली होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि यदि किसी क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रख दिया जाए तो उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण यह धन आवेश जिस भी मार्ग का, जिस भी पथ का अनुसरण करे, अर्थात स्वतंत्र रूप से जिस भी पथ पर ये चले, वो विद्युत बल रेखा कहलाएगी।
उसको हम क्या कह देंगे, विद्युत बल रेखा। उस रास्ते को, उस पथ को, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो ये एक कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये केवल एक कल्पना है। यानी क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र का खींचा गया वह काल्पनिक रेखा या वक्र है। यानी ये सीधी रेखा भी हो सकती है, ये वक्र के फॉर्म में भी हो सकती है, जिस पर स्वतंत्र व पृथक, पृथक मीन अलग अलग, एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है। यानी स्वतंत्र रूप पे चलने का मतलब है कि उसके ऊपर उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य प्रकार के, किसी बाह्य आवेश या किसी अन्य प्रकार के क्षेत्र या अन्य प्रकार के किसी भी बल का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसकी परिभाषा भी प्रदर्शित की है। ये बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई बल रेखा हो तो उसका किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और विद्युत बल रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। अंतर ये रहेगा कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब हम इसकी जब परिभाषा लिखनी आए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, आप पिछले टॉपिक में जाकर दोबारा इस परीक्षण आवेश के बारे में देख सकते हैं। धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस मार्ग को उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्थात विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म हैं। बहुत अच्छे टॉपिक है, पेपर लायक टॉपिक है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके कोई 4 गुण धर्म लिखिए, 2 गुण धर्म लिखिए। वो क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर निर्भर कर सकता है, लेकिन बहुत पेपर के अनुसार या पेपर के लेवल के अनुसार देखें तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला इसका गुण धर्म है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसे ये धन आवेश है और ये माइनस का आवेश है, तो धन आवेश से तो ये बाहर की ओर निकलेंगी, ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, सभी दिशाओं में निकलेंगी, और ऋण आवेश पर जाकर ये खत्म हो जाएंगी, ऐसे ये ऋण आवेश के अंदर की ओर आती हैं। तो हमें पता लग गया कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के अंदर की ओर आती हैं। यानी धन आवेश से बाहर फैलती हैं और ऋण आवेश के अंदर आती हैं। यहाँ धन आवेश इनके स्रोत की तरह काम करेगा, स्रोत की तरह, और ऋण आवेश सिंक की तरह काम करेगा। तो यहाँ धन आवेश स्रोत है और ऋण आवेश सिंक है। तो पहला गुणधर्म कि धन आवेश से बाहर निकलती हैं या फैलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ये हमारा पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, किसी आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। इसका क्या मतलब है, यदि आवेश का परिमाण अधिक है तो बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, यदि आवेश का परिमाण अल्प है, कम है, तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी अल्प होगी, कम होगी। तीसरा गुणधर्म है कि एसआई मात्रक में 1 कूलाम आवेश से संबंध बल रेखाओं की संख्या 1/ε0 होती है। ये समझने की कोशिश करना, बाकी इसका विस्तार से हम विद्युत फ्लक्स के टॉपिक में भी पढ़ेंगे और आगे जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे वहाँ भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि जो बल रेखाओं की संख्या होती है जिसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स, ये फ्लक्स फाई से लिखा जाता है और फ्लक्स का सूत्र होता है Q/ε0। Q क्या है, किसी बंद पृष्ठ में रखा गया आवेश। Q क्या है, यहाँ किसी बंद पृष्ठ में रखा गया आवेश। जैसे हम इसको चित्र से समझते हैं, जैसे ये गोलाकार भाग है, इसके अंदर हमने यहाँ
Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, तो कुल आवेश बंद पृष्ठ में कितना, और बाहर हमने Q3 रख दिया। तो बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना, ये Q3 है, इसको बंद पृष्ठ में नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इस ए वस्तु के जो बंद पृष्ठ लूप बनी हुई है, गोल भाग बना हुआ है, इसके बाहर है और बाहर वाला आवेश को नहीं लिया जाता। तो कौन से बचेंगे, कुल आवेश कितना हो गया इसके पास, Q1 प्लस Q2, इसको बोलते हैं हम बंद पृष्ठ में कुल आवेश। तो कोई भी वस्तु है ये हमारी, इसके अंदर अगर मान लीजिए Q आवेश रखा है तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, निर्वात में ये बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी आवेश बटे हुए एप्सिलॉन नॉट। देखोगे तो बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल में बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती है, आवेश के। ये तो नियत मान होता है, इसकी तो वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी थी 8.85 गुना 10⁻12। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है निर्वात में। तो फाई किसके ऊपर निर्भर करेगा, क्यू के ऊपर। अर्थात इसका जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है कि आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं। तो ये यहाँ से पता लग गया हमें कि फाई समानुपाती है क्यू के। अगर क्यू का मान अधिक होगा तो फाई अपने आप अधिक हो जाएगी, क्यू का मान कम होगा तो फाई अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर हम किसी पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्यू बटे एप्सिलॉन 0, अगर आवेश का मान 1 कूलाम ले लें, 1 कूलाम, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा एप्सिलॉन 0। यही ऊपर लिखा गया है कि एसआई मात्रक में 1 कूलाम आवेश से संबद्ध बल रेखाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ये बल रेखाओं की संख्या होगी 1/एप्सिलॉन 0। ये कहता है आगे, इसको समझाया हुआ है कि किसी वस्तु पर क्यू आवेश है तो उससे निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जो अभी मैंने बताया, फाई बराबर है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये निर्वात में है, इस बात का ध्यान रखें। माध्यम होगा तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा एप्सिलॉन m। इसने उदाहरण के रूप में लिया, यदि वस्तु घनाकार है, यानी हमारा एक घन बना हुआ है ऐसे, ये हमने एक घन ले लिया, ये घन है और इसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ हो क्यू, तो क्या होगा, बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, नीचे वाले से भी, मेरी तरफ वाले से भी और पीछे वाले पृष्ठ से भी। तो कुल कितने पृष्ठ हो गए, 6। और कुल फ्लक्स कितनी निकली है इसमें से, कुल फ्लक्स फाई का मान, कुल फ्लक्स बराबर होगी क्यू बटे एप्सिलॉन 0। और एक अगर हम फ्लक्स से लिखें, कुल फ्लक्स बराबर है 6, इसमें पृष्ठ होते हैं, किसी भी घन में पृष्ठ कितने होते हैं, 6, और एक पृष्ठ, ये पृष्ठ लिख दिया हमने, यानी 6 गुना में 1 पृष्ठ की फ्लक्स। तो इस का मान कितना दे रखा है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो इसको बराबर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 फाई फलक बराबर है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो फाई फलक कितना हो गया, फलक बराबर है क्यू बटे 6 एप्सिलॉन 0। यानी यदि किसी घन के केंद्र पर आवेश क्यू रख दिया जाए तो उस घन के एक फलक से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्यू बटे 6 एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगी। ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। चौथी बात है हमारी कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये पेपर में प्रश्न भी आ जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो ये कारण देख लीजिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर इसको यहाँ से देखें। मैंने लिखा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि असंभव है। जैसे ये हमने एक बल रेखा ये ले ली ए और एक बल रेखा ले ली ये बी। तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका एक गुणधर्म पढ़ा कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। ये कटान बिंदु है ये वाला, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच के देखो, देखो एक तो ये होगी स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। एक बिंदु एक है, स्पर्श रेखा कितनी होगी, 2। ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ये भी विद्युत क्षेत्र की, बिंदु एक ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही बिंदु पर
दो दिशा नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा चित्र बना देंगे। चित्र कैसा बनाएंगे, जब पेपर में आ जाए तो हम लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। फिर उसके बाद हमने एक ऐसी बल रेखा बनानी है, एक ऐसी बल रेखा बनानी है, एक का नाम ए बल रेखा रखो दो, एक का बी। ये कटान बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर खींच दो, एक इधर खींच दो। इसका नाम रख दो E1, इसका रख दो E2। ये कटान बिंदु O है। तो क्या लिखेंगे कि यदि दो बल रेखाएं ए व बी किसी बिंदु O पर काटती हैं तो कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी, एक E1 और एक E2। परंतु एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा नहीं हो सकती। तो दिशा तो केवल एक ही होगी। तो यहाँ कितनी दिशाएं बन गई, दो दिशाएं बन गई। अतः हम कह सकते हैं कि यह असंभव है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा कि स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं होती। यानी हमने जो पहला गुणधर्म पढ़ा था कि ये धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पे खत्म हो जाती। ऐसा नहीं होता कि धन आवेश से शुरू हुई, घूम फिर के धन आवेश पे वापस से आ जाएं। यानी ये बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब क्या होता है, जहाँ से चली हैं वहीं से वापस उसी बिंदु के ऊपर आ जाएं। जैसे ए बिंदु से चली वहीं आ गई। यानी इनका स्टार्टिंग बिंदु और टर्मिनेटिंग बिंदु, यानी जहाँ से शुरू हुई शुरुआत का बिंदु और अंतिम बिंदु एक नहीं होता। अगर एक होता तो ये बंद वक्र बनाती, परंतु हमने पढ़ा कि ये बंद वक्र नहीं बनाती। उसका कारण क्या है, उसका सिंपल सा कारण है कि बल रेखाएं कभी भी एक ही आवेश से प्रारंभ व समाप्त नहीं होती। यदि बल रेखा बंद वक्र के रूप में हो जाती, मान लीजिए कि ये बंद लूप बनाती, तो बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर ये बंद पथ बनाएंगी तो कार्य शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बल तो लग ही रहा है, बल Q इंटू ई लग रहा है और कार्य किसके बराबर हो गया, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन dx। अब जब वो घूम के वापस आएंगी तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कार्य हुआ है, और कार्य हुआ है तो कार्य शून्य के बराबर नहीं होगा। नहीं, शून्य के बराबर नहीं होगा तो संरक्षी बल की कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि संरक्षी बल ये कहता है कि संरक्षी बल का हमने बात पढ़ी थी कि संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हैं। और विद्युत क्षेत्र जो हमारा बल है ये संरक्षी बल होता है, अर्थात यह पथ पर इस बल में किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य उसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर। तो ये संरक्षी बल की जो कंडीशन थी वो फेल हो जाएगी अगर ये बंद लूप बनाएंगी तो। इसलिए हम कह देंगे कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र का रूप निर्माण नहीं करती या लूप का निर्माण नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत बल रेखाएं तनी हुई प्रत्यास्थ डोरी की भांति अनुदैर्ध्य ध्रुवीय दिशा में संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ क्या कहता है, जैसे ये आवेश है हमारा प्लस का और यहाँ माइनस का Q आवेश है। अब इस पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं तो ऐसे जाती, ये वाली इसके ऊपर चली जाती, ये वाली इधर जाएगी। अगर ये तनी हुई डोरी का मतलब आपने देखा होगा कोई रस्सी को दो बिंदुओं के मध्य बांध दिया जाए तो वो बिल्कुल खिंची हुई होती है, ये भी वैसे ही है। अगर इनमें ऐसे ही अनुदैर्ध्य ध्रुवीय दिशा में संकुचित होने की प्रवृत्ति होने के कारण, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बल रेखाएं धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती हैं। ये इधर वाली भी ऐसे ऐसे करके ये टेंजेंशियल रूप से अनुदैर्ध्य ध्रुवीय रूप से ये इस तरीके से एक दूसरे के ऐसे मुड़ने की इनमें प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सीधी न होने के कारण ये थोड़ी थोड़ी ऐसे करके टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ से शुरू हो रही हैं, ऋणावेश पे जाके ख़त्म हो रही हैं, तो क्या हो रहा है आप देखेंगे तो ये संकुचित होगी। अगर संकुचित नहीं होती तो ये ऐसे जाती, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई प्लस से। ये माइनस होता तो इस पे तो ये एक ही मिलती, बाकी तो मिलती नहीं। लेकिन इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये धीरे 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 यहाँ जाके ऐसे मुड़ जाएंगी।
इसको बोलते हैं संकुचन होना। और ये संकुचन प्रकृति के कारण ही, यानी विद्युत बल रेखाओं की संकुचित प्रवृत्ति होने के कारण दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, तो उसका कारण लिखना, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं में उनकी अनुदैर्ध्य दिशा में संकुचन होने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आवेश समान प्रकृति के हों तो ये पार्श्व में फैलने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। पार्श्व में फैलने की प्रवृत्ति का मतलब हो गया, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। इससे क्या होगा, बल रेखाएं निकलेंगी, वो इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, ये वाली इधर आई, ये वाली इधर। अगर ये इनमें प्रवृत्ति नहीं होती पार्श्व की तो ये काट देती एक दूसरे को, ऐसे एक दूसरे को काट देती। लेकिन हमने इस बात को पढ़ लिया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक से अधिक प्रदर्शित होगी और एक से अधिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही बिंदु पर नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका साधारण सा अर्थ है ये है कि प्लस के आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं और इस प्लस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं ये तो ऐसे चली जाएंगी, इनमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो ऐसे निकल, जो यहाँ से आएगी और इसकी ये आएगी तो ये यहाँ जाके ऐसे मुड़ जाएंगी। यानी इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के ऊपर बल दाब लगाएंगी। यहाँ से आई, ये इधर से आई, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, पार्श्व दाब बोलते हैं इसको। तो उसके कारण ये क्या हो जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऊपर की ओर चली जाएंगी। ये वाला जो बीच का भाग है इस पे मैं n लिख देता हूँ। ये बीच का वो भाग है जहाँ पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाले पार्श्व दाब के कारण विद्युत बल रेखाएं अनुपस्थित हो जाती हैं। यानी इस भाग में किसी भी प्रकार की विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं होती। अर्थात यह वह भाग है, यदि इस भाग में एकांक धन आवेश को रख दिया जाए तो उस एकांक धन आवेश पर किसी भी प्रकार का विद्युत बल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। अर्थात इस भाग या इस बिंदु को उदासीन भाग या उदासीन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम उदासीन बिंदु कहेंगे। उस भाग को हम उदासीन भाग और उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। और हमने ये देखा कि ये एक दूसरे के ऊपर पार्श्व दाब आरोपित करती हैं, और जब दाब आरोपित करेगी तो एक आवेश की बल रेखाएं दूसरे आवेश की बल रेखा को दूर हटाने की कोशिश करेंगी, जिसके कारण समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरी चीज़ है कि इस पार्श्व दाब के कारण इनमें क्या हो जाता है, इसे टर्न हो जाता है, इसे मुड़ जाती हैं, और किसी आवेशित चालक के किनारों के पास बल रेखाओं में घुमाव होता है। इसको किनारा प्रभाव भी कहते हैं। किनारा प्रभाव का मतलब क्या है, कोई भी चालक होगा, बल रेखाएं आएंगी तो उसकी क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगा। यहाँ से भी ऐसे मुड़ सकते हैं, यहाँ से भी ये मुड़ सकते हैं, रहेंगी या इस बिंदु पे तो 90 डिग्री पे रहेंगी। जैसे ही उस चालक से बाहर निकलेंगी, ये बात भी ध्यान करें कि यहाँ से तो ये 90 कोण पे निकलेंगी, हर बिंदु पे 90 के कोण पे बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी, लेकिन बाहर जाके ये मुड़ जाएंगी ऐसे। इस भाग को हम किनारा प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म है कि यदि बल रेखाएं समान दूरी पर सरल रेखाएं हैं तो क्षेत्र समरूप क्षेत्र, और समान दूरी पर सरल रेखाएं नहीं हैं, अर्थात दोनों ही नहीं हैं, तो असमरूप क्षेत्र। देखिए इसको समझ लेते हैं हम। मान लीजिए ये हमने बल रेखाएं बना दी, 1 2, ये इस तरीके से, पहली दूसरी तीसरी और चौथी 4 बल रेखाएं मैंने यहाँ बनाई हैं। इन चारों बल रेखाओं के बीच की ये दूरी, ये दूरी डी,
ये भी दूरी d, ये भी दूरी d, तीनों के बीच, इन चारों बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो और ये समानांतर हों सभी। उदाहरण के लिए जैसे आपने कॉपी होती है हमारी, लाइनदार कॉपी होती है, कॉपी के पेज देखना आप, उस पेज के ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं वो लाइनें कैसे होती है, कॉपी के ऊपर ऐसे लाइनें होती हैं। सभी कॉपी के जो लाइनें हैं कॉपी के पेज पर, उनके बीच में ये गैप बराबर होता है। अगर हम कॉपी की एक लाइन को एक बल रेखा मान लें, दूसरी लाइन को दूसरी बल रेखा, इस प्रकार इनको बल रेखा मान लें, तो ये जो क्षेत्र होगा ये समरूप क्षेत्र होगा, अर्थात समानांतर और समान दूरी पर रेखाएं उपस्थित हैं। अगर ऐसा ना हो तो जैसे ऐसे हो जाए, एक बल रेखा ये है, ये ज़्यादा गैप हो गया, फिर कम हो गया, फिर और भी कम हो गया, फिर और भी कम हो गया, फिर कहीं ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी इससे कम है, यहाँ सबसे कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। इसका मतलब बल रेखाओं के मध्य दूरी असमान है। सभी बल रेखाएं समानांतर तो हैं लेकिन इनके मध्य दूरी समान नहीं है, कहीं अधिक है तो कहीं ज़्यादा है। तो इस प्रकार अगर इनमें दूरी का परिवर्तन है तो इसका मतलब हुआ कि ये असमरूप क्षेत्र है। यानी इसका मतलब जिस भाग में बल रेखाओं के बीच दूरी अधिक होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, और जिस भाग में बल रेखाओं के बीच दूरी कम होगी उस भाग में विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा या अधिक होगा। नेक्स्ट गुणधर्म हम देखते हैं इसका, कि किसी भी चालक की सतह पर बल रेखाएं लंबवत आरंभ या अंत होता है। यानी कोई भी चालक है, अगर वो धनावेशित है तो बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, और वो चालक अगर ऋण आवेशित है तो अंदर की ओर। ये कहता है बाहर निकलने वाली बल रेखाएं या उस पृष्ठ के अंदर की ओर आने वाली रेखाएं दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, एक दूसरे ये पृष्ठ के लंबवत होंगी। यदि कोई बल रेखा चालक की सतह पर अभिलंबवत नहीं होगी तो चालक की सतह समविभव नहीं होगी। देखिए इसका कारण भी बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए किसी चालक के ऊपर बल रेखाएं अगर ये लंबवत नहीं आती, किसी कोण पे आ गई, जैसे ये कोण बन गया कोई थीटा कोण, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो चालक की सतह है ना, ये समविभव नहीं होगी। समविभव का मतलब हो गया कि उस चालक के पृष्ठ पर, यानी जैसे ये चालक है हमारा, इसका ये पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए। ये आगे भी हम चर्चा करेंगे, हमारे एक नया टॉपिक आएगा विद्युत विभव, उसमें एक चैप्टर टॉपिक आएगा, उस चैप्टर में विद्युत समविभव पृष्ठ, वहाँ पर भी इसकी चर्चा करेंगे। इसका क्या अर्थ होगा, यदि ये पृष्ठ हमारे समान नहीं है, अर्थात इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान नहीं है, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। अगर समान है तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यदि 90 डिग्री पे आती हैं, ये अभिलंब आती हैं, तो ये समविभव पृष्ठ होगा। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अगर 90 डिग्री कोण पर नहीं आती, कोण का मान बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एक बल रेखा तो 90 डिग्री पे आ रही है, ये 90 डिग्री बना रही है, दूसरी इस पे 90 नहीं बना रही, कोई 90 से कम कोण बनाते। इसका मतलब हुआ कि ये जो पृष्ठ हमने बनाया था, ये वाला पृष्ठ, इसके हर बिंदु पर विभव का मान समान नहीं है, और जब समान नहीं होगा तो ये चालक का पृष्ठ हो ही नहीं सकता। यानी ये क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी की यही शर्त है कि किसी भी चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ होगा तो सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, और सब पे विभव समान होगा तो बल रेखाएं हमेशा लंबवत आएंगी। इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट गुणधर्म है, किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली संख्याएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ऊपर भी मैंने ये बात बता दी थी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यदि बल रेखाओं की संख्या अधिक हो तो क्षेत्र तीव्र होगा यानी प्रबल होगा, और बल रेखाओं की संख्या कम हो तो क्षीण अर्थात दुर्बल क्षेत्र होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट गुणधर्म है
यदि आकाश में किसी क्षेत्र में यदि आकाश के किसी क्षेत्र में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहाँ बल रेखाएं भी नहीं होंगी। इस बात को भी ध्यान रखें। यानी अगर जहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है वहाँ बल रेखाएं भी नहीं होंगी। यही कारण होता है कि किसी भी चालक के अंदर या उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यानी इसका सिंपल सा ये अर्थ है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वहाँ पर किसी भी प्रकार की बल रेखाएं नहीं होंगी। अर्थात दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर यदि बल रेखाएं नहीं हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट गुणधर्म है, ये बहुत ही अच्छा गुणधर्म है। इस गुणधर्म के अनुसार हम क्या चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ नहीं होती। इसका सिंपल सा अर्थ आपको इस तरीके से समझना है कि मैंने यहाँ लिखा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी तो इसका मतलब F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, तो वो बल की दिशा को भी व्यक्त करेगी। और बल क्या होता है, M इंटू ए, M द्रव्यमान ए त्वरण, इसका मतलब वो त्वरण की दिशा को भी व्यक्त करेगी। यानी किसी भी बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी तो बल की दिशा बताएगी, बल की दिशा बताएगी तो उस गतिशील कण के त्वरण की दिशा को व्यक्त करेगी, न कि गति की दिशा को। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि कोई भी किसी क्षेत्र में एक गतिशील आवेशित कण वो बल रेखा के अनुदिश गमन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे ये सरल रेखा है तो किसी बिंदु, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो भी यही होगी। ये किसकी दिशा बताएगी, ई की। ये ई की दिशा बताएगी तो F बराबर क्या हो गया, Q इंटू ई, F बराबर है Q इंटू ई। तो इसका मतलब ये बल की भी दिशा बताएगी, बल की दिशा बताएगी तो ये त्वरण की भी दिशा बताएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ वेग और त्वरण एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा अर्थ ये होगा कि यदि आवेशित कण क्षेत्र रेखा के अनुदिश गतिशील है, या गतिशील तब होगा जब क्षेत्र सरल रेखीय हो, या वेग क्षेत्र रेखा के समानांतर हो, या तो ऐसे हो क्षेत्र ये वेग है और ये त्वरण है, या उसके विपरीत हो सकता है। यानी इसको समानांतर भी कह सकते हैं और प्रति समानांतर भी। उसी समय हमारा आवेश विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा के अनुदिश होगा। यदि हमारा विद्युत बल रेखा ऐसे है तो इसकी स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा ई। ये ई की दिशा है तो ये बल की दिशा है, ये बल की दिशा तो ये त्वरण की दिशा है, ये त्वरण की दिशा है और ये विद्युत बल रेखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा तो इसका मतलब ये कण क्या होगा, इधर जाएगा, जबकि बल रेखा ये है। तो हम कहेंगे कि यदि वक्र के रूप में है, यदि हमारा जो पथ है कण का वो वक्र रूप में है, या कण वक्र पथ पर गति करता है, तो इसका त्वरण पथ की स्पर्श रेखीय नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं स्वतंत्र धनावेश बल रेखाओं के दिशा में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये हम अब तक ये समझते आए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ होती हैं, यानी जो आवेशित कण जिस पथ पर गति करता है वही बल रेखाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी गतिशील कण का पथ नहीं होती, ये केवल एक भ्रांति है। क्योंकि विद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा, यानी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस आवेश की गतिशीलता को बताती है।
और सरल रेखा में स्पर्श रेखा उसके या तो समानांतर हो जाती है या उसके प्रति समानांतर यानी विपरीत दिशा में होती है। जबकि वक्र के रूप में हो पथ तो उस समय त्वरण और गति की दिशा अलग अलग हो जाती है। उसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ चित्र हैं कि विलगित बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं। तो इसमें मैंने ये बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये पहला चित्र है ए और ये चित्र है बी। तो ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। धन आवेश से क्या हो रही हैं? बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋण आवेश पे क्या हो रही हैं? अंदर की ओर। और नोट करना कि ये विलगित आवेश का मतलब है कि अकेला धन आवेश है, यहाँ और कोई भी आवेश नहीं है। इसका मतलब अकेला ऋण आवेश है, यहाँ कोई आवेश नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इससे ये बाहर की ओर निकल रही हैं, इससे ये अंदर की ओर बल रेखाएं आती हैं। लेकिन ये नोट करना कि ये पृष्ठ इस आवेश के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं ये सभी बल रेखाएं इसके पृष्ठ से, आवेशीय पृष्ठ से। उसके बाद युग्म, आवेशों के युग्म में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं। युग्म का मतलब है कि एक से अधिक हमारे आवेश हैं। एक से अधिक आवेश कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों समान प्रकृति के हों, या दोनों विपरीत प्रकृति के हों, या दोनों समान प्रकृति के हों और मान भी समान हो, या दोनों विपरीत प्रकृति के हों, मान भी समान हो। तो पहला केस हमने क्या लिया है? पहला केस लिया यदि दोनों आवेश परिमाण में समान है। जैसे पहला आवेश Q प्लस का Q है तो दूसरा भी प्लस का Q है। अर्थात दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये +5 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा आवेश भी क्या है? +5 माइक्रोकुलाम। या पहला अगर -5 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा भी कितना? -5 माइक्रोकुलाम। यानी देखोगे तो ये आवेश और ये आवेश मान में भी बराबर है, दोनों 5 माइक्रो हैं, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, ये माइनस का तो ये भी माइनस का। ये होते हैं समान परिमाण और समान प्रकृति के। तो मैंने यहाँ एक चित्र दर्शाया आपको, तो आप देख सकते हैं कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों के मान बराबर हैं। तो ये वाला जो भाग है जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे एन बिंदु, एन का मतलब उदासीन बिंदु। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं ये इस दिशा में चली जाएंगी, इन पे कोई प्रभाव नहीं। ये सभी रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ये भी ऐसे निकलेंगी, ऐसे तो जा नहीं सकती थी क्योंकि एक दूसरे को काट देती और बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर पार्श्व दाब लगाएंगी। पार्श्व दाब का मतलब एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगी, और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगी तो क्या करेंगी? ये इनको इधर भेज देंगी, ये इनको इधर भेज देंगी। इस तरीके से ये दूर हटा देंगी एक दूसरे के ऊपर। और ये बीच का जो भाग है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0, और इसको हम क्या कह देंगे? उदासीन बिंदु। अगर ऋण आवेश होता तो उसमें भी इसी तरीके का बन जाता है। ये देखिए, यदि दोनों आवेश परिमाण में तो समान हैं लेकिन उनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है, यानी एक प्लस का है और एक है माइनस का, तो क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनकी बल रेखाएं एक दूसरे को संकुचित करती हैं। तो ये धन आवेश से तो हमेशा बाहर निकलेंगी, ये बाहर निकल रही हैं, ये देख लो बाहर निकल रही हैं। और ऋण आवेश के क्या होंगी? हमेशा अंदर की ओर आएंगी, तो ये इधर जाएंगी। इनका स्रोत बिंदु तो प्लस का और जो हमारा सिंक बिंदु माइनस का, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। इस तरीके का हमारा चित्र हो जाएगा। ये कब है? जब दोनों समान परिमाण के हैं लेकिन प्रकृति विपरीत है। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों परंतु उनके परिमाण यानी प्रकृति समान हो, जैसे दोनों प्लस प्लस के हैं लेकिन एक 5 माइक्रो है और एक 10 माइक्रो है, अलग हो सकते हैं। तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी वो इस चित्र से हम समझ लेंगे। ये देखिए, ये प्लस का Q1 आवेश है, ये प्लस का Q2 है, दोनों प्रकृति में समान हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि Q1 का मान Q2 से मैंने बढ़ा लिया है। इसका मतलब जब ये Q1 आवेश बड़ा है तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं भी इसके परिमाण के समानुपाती। हमने ऊपर चर्चा की थी कि जो फ्लक्स थी वो समानुपाती थी Q के, यानी बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती। अगर आवेश का मान अधिक है, यदि आवेश का मान अधिक है तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं भी अधिक होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो आवेश है इससे बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, और ये आवेश कम है तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। तो क्या होगा, जिसकी बल रेखाएं अधिक होंगी वो ज़्यादा बल आरोपित करेंगी, इसकी बल रेखाएं कम होंगी। तो इसका मतलब हुआ इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल इनके ऊपर अधिक होगा, और इन रेखाओं के द्वारा इस पे लगाया गया बल कम होगा। तो क्या होगा, जो हमारा मध्य बिंदु था उदासीन बिंदु, वो किधर चला जाएगा, कम आवेश की ओर चला जाएगा। ये नीचे मैंने सूत्र से प्रदर्शित किया है कि जो हमारा उदासीन बिंदु है उसकी स्थिति कैसे होगी। तो आप देख सकते हैं कि उदासीन बिंदु n बिंदु Q2 आवेश के पास होगा Q1 से दूर, क्योंकि Q1 अधिक है, Q1 अधिक है, Q2 छोटा है। तो Q1 अधिक है तो इसका मतलब ये दूर तक धकेल देगा, इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R2 की दूरी कम हो जाएगी, R1 की ज़्यादा हो जाएगी। किसकी, n बिंदु की। उदासीन बिंदु इस Q1 आवेश से अधिक दूर होगा और Q2 के नज़दीक होगा। और इनका अनुपात कैसे निकाल सकते हो, आवेश बटे दूरी का वर्ग, ये बराबर है आवेश बटे दूरी का वर्ग। इस सूत्र से अगर आपको दो आवेश दे रखे हों, उनके मान का पता हो, किसी एक की दूरी दे रखी हो, तो हम दूसरे आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इस n बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप बिना हिचक के आप आसानी से पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8769154050 है। मैं फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप इनको 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपकी नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का और इस जो हमने 12th क्लास भौतिक विज्ञान ऑनलाइन कक्षा शुरू की है, इसका अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट हो सके, अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।